नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम खिलजी वंश का अध्ययन कर रहे थे और खिलजी वंश के अध्ययन के दौरान हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी चीज़ें, सभी तथ्य आसान तरीके से पढ़े थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, आपको समझ में भी आए होंगे। दूसरा, हमने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान से एक प्रमुख हीरा जिसका नाम कोहिनूर हीरा, उसका भी उल्लेख मिलता है। उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि कोहिनूर हीरा है वो सबसे पहले किसके पास में था, उसके बाद में किस शासक के पास रहा, कब कब रहा और वर्तमान में कहाँ है। ये सभी हमने पिछली वीडियो के अंदर बताए थे। आशा करते कि आप सभी वीडियो हमारी साथ के साथ में देख रहे होंगे। आज हम खिलजी वंश को आगे बढ़ाएंगे और खिलजी वंश का अंत करेंगे। खिलजी वंश का लास्ट वीडियो है, ये खिलजी वंश के बारे में लास्ट वीडियो है, तो इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ा था खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ये कैथल का मुफ्ती था, कैथल का मुफ्ती रह चुका जलाउद्दीन खिलजी। 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके बाद में उसका भतीजा आया अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी कब तक रहा था? 1316 तक रहा था। 1296 से लेकर 1316। अब आगे करेंगे 1316 से 1320 तक की बातें, खिलजी वंश का एंड करेंगे, खिलजी वंश को खत्म करेंगे। अब आज देखिए, सबसे पहले नाम आया था किसका, तो आप याद रखिएगा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ये फिरोज भी है भाई, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में जो सेकंड नाम आया था वो किसका नाम आता है, तो आपने याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। किसका सेकंड नाम आता है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और आज जो बात करेंगे इन दो शासकों के बारे में और खिलजी वंश के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे शहाबुद्दीन उमर की। शहाबुद्दीन उमर ये खिलजी वंश का तीसरा शासक था, शहाबुद्दीन उमर। और इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, तो आपने याद रखना 1316। 1316 में कुछ महीने ये रहा था, शासक बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था। किसकी सहायता से बना था, कैसे बना था, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसका भतीजा बना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो डेथ होती है वो 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है। और डेथ के बाद में शासक बनता है, सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत का स्वामी बनता है। वो कौन बनता है? शहाबुद्दीन उमर। कौन बनता है? शहाबुद्दीन उमर। लेकिन होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो 1314 के अंदर अचानक बीमार पड़ जाते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये सब चीजें हम ये जो महामाया है ये सब आपके लिए समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए प्यारे स्टूडेंट हमारे। अलाउद्दीन खिलजी 1314 के अंदर अचानक बीमार पड़ जाता है। 1314 तक अलाउद्दीन खिलजी की जो उम्र है वो भी काफी हो चुकी होती है। एक तरीके से हम ये बता सकते हैं वर्ध अवस्था के अंदर, वर्धावस्था के अंदर अलाउद्दीन खिलजी 1314 के अंदर अचानक बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब इसकी बीमारी का पता इसके मुख्य सेनापति, इसके सबसे प्रिय सेनापति मलिक काफूर को पता चलता है, इसके विश्वास पात्र मलिक काफूर को इस बात का पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो गए, तो मलिक काफूर उस समय दक्षिण के अंदर देवगिरी के अंदर था। कहां पर था? देवगिरी के अंदर। देवगिरी में रहते हुए जब मलिक काफूर को यह पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो गए हैं, अचानक से भयंकर बीमारी उनको हुआ है, तो मलिक काफूर जाते हैं कहां से? देवगिरी से दिल्ली जाते हैं। कहां जाते हैं? देवगिरी से दिल्ली। लेकिन जब तक मलिक काफूर देवगिरी से दिल्ली नहीं गया था, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ये कहता था कि अपने पुत्र खिज्जर खां को उत्तराधिकारी बनाएगा। किसको बनाएगा? अपने पुत्र खिज्जर खां को उत्तराधिकारी बनाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब अचानक बीमार हो गए 1314 के अंदर, इस बात का पता मलिक काफूर को चला, जो इसका विश्वास पात्र था, मुख्य सेनापति था, तो देवगिरी से दिल्ली जाता है मलिक काफूर। और दिल्ली जाने के बाद में मलिक काफूर ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि उत्तराधिकारी खिज्जर खां को छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करने की घोषणा करता है? शहाबुद्दीन उमर को नियुक्त करने की घोषणा करता है। समझ में आ गया? शहाबुद्दीन उमर कैसे दिल्ली सल्तनत का स्वामी बना था, किसके प्रयासों से बना था, यह भी बताएंगे। किसने कहा था ये सारा गेम चेंजर कौन था इसके अंदर असली, तो मलिक काफूर हुआ करता था, उसी के प्रयासों से ये बना था। शहाबुद्दीन उमर दिल्ली सल्तनत का स्वामी बना था। अब एक चीज आप बता दीजिए,
मान लीजिए दैनिक जीवन के अंदर आपके पास में अनिश्चित धन है, असंख्य धन है, आपको नहीं पता आपके पास में कितना धन है, लेकिन आप किसी परिवार को नीचे से उठाकर बहुत बड़ा बना देते हैं, तो उसके पीछे आपका हाथ है, तो वो परिवार आपके अकॉर्डिंग चलेगा, और आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो आप वो रुपए वापस दे दीजिए। हमारे जो जितने भी रुपए आपने लिए हैं तो वापस दे दीजिए। आप फिर वो आपके सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि रुपए होते तो आपके लेते ही क्यों। तो आपने जिसकी भी हेल्प करी है ना, तो भविष्य में वो आपकी ही सुनेगा, सारी आपकी बातों के ऊपर ही चलेगा। आपने जो कह दिया वही फाइनल होगा। तो भैया जब ये मलिक काफूर उत्तराधिकारी शहाबुद्दीन उमर को बनाता है, तो इसके राजपाट में, इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत किसकी चलेगी? मलिक काफूर की चलेगी। ऐसा ही तो होता है ना। तो आप याद रखिएगा, एक बार फिर से इस कहानी को समझे। अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि मेरा पुत्र खिज्जर खां उत्तराधिकारी बने मेरा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी 1314 के अंदर अचानक बीमार पड़ जाते हैं, और जब उसकी बीमारी का पता मलिक काफूर को लगता है, तो मलिक काफूर देवगिरी के अंदर थे। दक्षिण अभियान के दौरान देवगिरी एक स्थान पड़ता है, देवगिरी पर भी विजय प्राप्त की थी मलिक काफूर ने, यादव शासकों को पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी यादव शासकों को पराजित किया था। वहां से काफी मात्रा में अपार धन प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को, जिसके बाद ही इसके मन के अंदर सुल्तान बनने की इच्छा जागी थी अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार होता है, तो मलिक काफूर देवगिरी में था। वो देवगिरी से दिल्ली जाता है और अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है, और अलाउद्दीन खिलजी के मिलने के बाद में ऐसा चक्रव्यूह रचता है, ऐसा कारनामा करता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्जर खां को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा त्याग देता है, और उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर देता है? शहाबुद्दीन उमर को नियुक्त कर देता है। अब शहाबुद्दीन उमर जो है वो उत्तराधिकारी हो गया, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब शहाबुद्दीन उमर जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना, शहाबुद्दीन उमर जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना, इसने अलाउद्दीन खिलजी है उसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे ही शहाबुद्दीन उमर दिल्ली सल्तनत का स्वामी बना, उसने अलाउद्दीन खिलजी को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में उसे जहर देकर उसकी डेथ कर दी गई। लेकिन शहाबुद्दीन उमर है, इसका संरक्षक कौन था? तो शहाबुद्दीन उमर किसके प्रयासों से दिल्ली सल्तनत का स्वामी बना था? शहाबुद्दीन उमर है ये मलिक काफूर के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? मलिक काफूर। याद रखिएगा, मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। मलिक काफूर का नाम बहुत बड़ा है एसएससी के लिए, क्वेश्चन एसएससी का निकले ही निकलेगा मलिक काफूर के, सभी याद रखें। और मलिक काफूर का हमने अलाउद्दीन खिलजी के सभी पॉइंट क्लियर किए थे, अलाउद्दीन खिलजी जब पढ़ाया था सभी पॉइंट क्लियर किए थे। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि शहाबुद्दीन उमर मलिक काफूर की वजह से दिल्ली का सुल्तान बना था, और संरक्षक जो शहाबुद्दीन उमर का था वो भी कौन हुआ करता था? मलिक काफूर ही इसका संरक्षक हुआ करता था, याद रखिएगा। अब जैसे सुल्तान बना शहाबुद्दीन उमर, उसने अलाउद्दीन खिलजी के दो पुत्र, जिसमें नाम आता है खिज्जर खां और जिसमें नाम आता है सादी खां, खिज्जर खां और सादी खां को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें कहां भेज दिया गया? ग्वालियर भेज दिया गया, और ग्वालियर में इनकी आंखें निकलवाकर इन्हें अंधा कर दिया गया। ग्वालियर में इनकी आंखें निकलवाकर इन्हें अंधा कर दिया गया था। ये याद रखें, एक बार फिर से देखें। सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्जर खां और सादी खां को गिरफ्तार कर लिया गया, ग्वालियर भेजा गया। ग्वालियर के अंदर उनकी आंखें निकालकर उनको क्या कर दिया गया? अंधा कर दिया गया था। लेकिन एक पुत्र और था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम क्या था? मुबारक शाह। उसको गिरफ्तार करने की भी बात चली कि भाई उसको भी गिरफ्तार करो, और उसको गिरफ्तार करके उसको भी अंधा करवा दो। कहां पर ले जाकर? ग्वालियर के अंदर। अब जैसे ही एक सैनिक टुकड़ी मुबारक शाह को गिरफ्तार करने के लिए निकलती है, जैसे एक सैनिक टुकड़ी मुबारक शाह को गिरफ्तार करने के लिए निकलती है, उस सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, मलिक काफूर 1000 दिनारी उस सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करता है। अब इस बात का पता जब मुबारक शाह को चलता है कि आपके साथ में ऐसे ऐसे घटनाएं होने वाली है, आपके साथ में ऐसी घटना की संभावना है, तो मलिक काफूर भी सचेत हो जाता है। और जब मलिक काफूर सचेत हो गया, कुछ सैनिक मलिक काफूर के पास में पहुंचते हैं, तो मलिक काफूर उनके ऊपर विश्वास जताकर मुबारक शाह
सॉरी, मुबारक शाह, जब कुछ सैनिक मुबारक शाह के पास में पहुंचते हैं, मलिक काफूर के साथ में जब कुछ सैनिक मुबारक शाह के पास में पहुंचते हैं तो मुबारक शाह उन सैनिकों को अपने विश्वास पात्र के अंदर ले लेता है। उन सैनिकों के ऊपर मतलब भरोसा वगैरह इस तरह जता देता है कि वो सैनिक सारे किसके हो जाते हैं, मुबारक शाह के हो जाते हैं। और मुबारक शाह उन्हीं सैनिकों के साथ में मिलकर मलिक काफूर की हत्या कर देता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मुबारक शाह को गिरफ्तार करने के लिए शहाबुद्दीन उमर ने एक टुकड़ी भेजी। क्यों भेजी? क्योंकि उसको भी पकड़ना था। क्यों पकड़ना था? क्योंकि वो भी खिज्जर खां और शादी खां का पुत्र था। क्यों? क्योंकि उसको भी अंधा करवाना था। इनको अंधा करवा चुके थे, उनको भी अंधा करवाना था। उसी अंधा करवाने के चक्कर में मुबारक शाह के लिए एक टुकड़ी भेजी गई सेना की, और उस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। और मलिक काफूर के साथ में जब सैनिक टुकड़ी मुबारक शाह के पास में पहुंचती है, मुबारक शाह को इस बात का पहले ही पता लग जाता है कि आपके साथ में ये घटना घटने वाली है। तो मुबारक शाह जो मलिक काफूर के कुछ सैनिक थे उनको अपने अंदर अपने विश्वास पात्र के अंदर ले लेता है, और उन्हीं सैनिकों के साथ में मिलकर किसकी हत्या कर देता है? मलिक काफूर की हत्या कर देता है। तो ये याद रखिएगा, मलिक काफूर की हत्या कब हुई थी तो और किसके प्रयासों से हुई थी, किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो शहाबुद्दीन उमर के शासनकाल के दौरान 1316 के अंदर उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद में होता क्या है कि मलिक काफूर की हत्या हो गई। मलिक काफूर का जो पद था, पद कौन सा हुआ करता था? संरक्षक हुआ करता था। किसका? शहाबुद्दीन उमर का। अब शहाबुद्दीन उमर का जो संरक्षक का पद है वो खाली हो गया, वैकेंसी आएंगी। अब वैकेंसी आई तो उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो खिलजी अमीर थे, उन खिलजी अमीरों ने विश्वास जताया मुबारक शाह के ऊपर, और मुबारक शाह को किसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया? शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। तो ये शहाबुद्दीन उमर का पॉइंट था। हालांकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निकलते नहीं है, और एग्जाम से यदि कोई भी क्वेश्चन निकलेगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब मुबारक शाह किसका संरक्षक नियुक्त हो गया है? शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक नियुक्त हो गया है। अब हम जो देखेंगे अगले शासक के बारे में देखेंगे, और उस शासक का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो इसका शहाबुद्दीन उमर का जो उत्तराधिकारी था उसी का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका टाइम पीरियड 1316 से लेकर 1320 तक रहा है। 1316 से लेकर 1320 तक जिसका टाइम पीरियड रहा है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो देखें। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले किसका संरक्षक था? तो आपने याद रखना है किसका संरक्षक हुआ करता था। तो आपको अभी बताया था, शहाबुद्दीन उमर का। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, ये लगभग 2 महीने ही रहा था। क्या? संरक्षक। लगभग 2 महीने संरक्षक रहा था शहाबुद्दीन उमर का। मतलब इससे पहले जो शासक था उसका मतलब 2 महीने ही संरक्षक रहा था। 2 महीने में सारा गेम पलट चेंज कर दिया था इसने। 2 महीने के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो उच्च अधिकारी थे खिलजी वंश के जो अमीर थे, उनको अपने विश्वास के अंदर लिया, और जो शासन था उसको सुदृढ़ किया, और अपनी व्यवस्था थी उसको भी सुदृढ़ कर लिया। भाई विश्वास जताया, जो तुर्की अमीर थे, उच्च अधिकारी थे, उनके ऊपर इस प्रकार से विश्वास जताया कि वो मुबारक शाह के बहुत क्लोज हो गए। उसके बाद में उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, मतलब जो गुप्त तरीके से चारों तरफ सेना वगैरह को सुदृढ़ कर दिया कि यदि कोई भी बगावत करे तो उसको तुरंत उड़ा दो। इस प्रकार से अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ किया और अब विश्वास जताया। उसके बाद में होता क्या है कि कुछ अधिकारियों की मदद से ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। दिल्ली का सुल्तान बन गया। और ये घटना कब की है? 1316 की। अब दिल्ली का सुल्तान बन गया कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो किसको गिरफ्तार कर लिया इसने? शहाबुद्दीन उमर को। और शहाबुद्दीन उमर को गिरफ्तार करके कहां पर भेज दिया? ग्वालियर भेज दिया। और ग्वालियर में इसको क्या करवा दिया गया? अंधा करवा दिया गया। इसने बदला लिया है, इसने मुबारक शाह ने बदला लिया, क्योंकि इसके भाई भी अंधे हुए थे। कहां पर? ग्वालियर में। और किसने करवाए थे? शहाबुद्दीन उमर ने। तो शहाबुद्दीन उमर के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना। इन्हें अपने भाइयों का बदला लिया, और भाइयों का बदला लिया तो ग्वालियर में ही इसको अंधा करवा दिया गया था, शहाबुद्दीन उमर को। तो ये चीजें याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 के अंदर शासक बना, और 1316 के बाद से कब तक रहा? 1320 तक रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 2 महीने ये कुतुबुद्दीन
मुबारक शाह शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक रहा था और 2 महीने के अंदर इसने खिलजी जो अमीर थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास जताया, उनको अपने विश्वास में लिया, अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और ये सब कुछ होने के बाद में इसके मन के अंदर एक इच्छा जगी कि सुल्तान तो तू भी बन सकता है। और हालांकि बना भी। उसने भाई साहब सुल्तान बना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बना अमीर अधिकारियों के कारण, खिलजी अमीर अधिकारियों के कारण। उसके बाद में शहाबुद्दीन उमर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके ग्वालियर भेज दिया गया और ग्वालियर में अपने भाइयों की बदला लेने के लिए, भाइयों की मौत का, भाइयों के अंधे होने का बदला लेने के लिए इसको भी अंधा कर दिया गया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद में जो शासक आता है उसमें नाम आता है खुसरो खां। लेकिन यहां पर कुतुबुद्दीन का एक पॉइंट बचता है। कुतुबुद्दीन जो मुबारक शाह है इसका एक पॉइंट क्या बचता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है ना, ये थोड़ा सा अलग मजहब का था, थोड़ा सा मतलब मान लीजिए शराब वगैरह सेवन करना या इस प्रकार से ये थोड़ा सा था, मतलब इसको अयासी वगैरह की थोड़ी सी लत सी थी, अयासी प्रवृत्ति का था, ऐसा बताते हैं। ऐसा कौन बताते हैं? जो बर्नी इतिहासकार है ना, बर्नी इतिहासकार, उसने भी इस बात का, इस घटना का जिक्र किया कि कभी कभी ये दरबार के अंदर है ना नग्न अवस्था के अंदर भी चला जाता, दरबारियों के बीच में नग्न अवस्था के अंदर भी घूमता था। बर्नी इतिहासकार बताता है इस घटना के बारे में, हम नहीं बता रहे, किताबों में लिखा हुआ, बर्नी इतिहासकार बताते हैं कि ये नग्न अवस्था के अंदर भी दरबार के अंदर घूमता था। तो कोई बात नहीं है, ये सभी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के पॉइंट थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद में शासक बनता है खुसरो खां। खुसरो खां के पॉइंट की बात करें तो खुसरो खां जो है ये एक हिंदू था, लेकिन इसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो आपने याद रखना, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और खिलजी वंश का अंतिम शासक है खुसरो खां। और इस खुसरो खां का टाइम पीरियड रहा है 1320 में ही, कुछ दिन तक रहा था, कुछ महीने रहा था, ये आपने याद रखना है। खुसरो खां एक हिंदू था, लेकिन बाद में इसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? खुसरो खां का जो वास्तविक नाम यदि आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, खुसरो खां का वास्तविक नाम था मुबारक हसन। ये याद रखिएगा, खुसरो खां का वास्तविक नाम मुबारक हसन। ये खुसरो खां का वास्तविक नाम हुआ करता। क्या? मुबारक हसन, ये खुसरो खां का वास्तविक नाम था, तो ये याद रखिएगा। लेकिन इसको खुसरो खां किसने कहा था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का ये बहुत प्रिय, बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का बहुत प्रिय और विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करता था। कौन? मुबारक हसन, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, जो हिंदू धर्म से संबंधित था, जिसका टाइम पीरियड 1320 रहा है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने ही इसको उपाधि दी थी, किसकी? खुसरो शाह की। खुसरो खां है, इसको खुसरो खां की उपाधि किसने दी थी? तो आपने याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने ही इसको खुसरो खां की उपाधि दी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल के दौरान ये कुतुबुद्दीन का इतना विश्वास पात्र बन गया था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के ऊपर इसने इतना प्रभाव डाला था, इतना प्रभाव डाला था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की जो सत्ता है ना, जो दिल्ली की सत्ता को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह संभाल रहा है, वो सत्ता भी किसके हाथों में केंद्रित हो गई थी? खुसरो खां के हाथों में केंद्रित हो गई थी। और एक टाइम ऐसा आया था कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद में दिल्ली का सुल्तान बना था खुसरो खां, और ये भी जो खिलजी वंश के जो उच्च अधिकारी थे, खिलजी अमीर थे, उनके प्रयासों से ही संभव हो पाया था। तो ये चीजें आपने याद रखिएगा। उसके बाद में खुसरो खां ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति की उपाधि भी धारण की थी। अपने आप से एक उपाधि दी जिसे पैगंबर मोहम्मद का सेनापति बताया इसने अपने आप को। किसने? खुसरो खां ने। तो ये चीजें याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद का सेनापति भी किसने बनाया था? खुसरो खां ने बताया अपने आप को। ये चीजें याद रखिए है। और लास्ट पॉइंट और लास्ट समय में बता रहे हैं हम आपसे कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा खुसरो खां। और खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहा है कब से कब तक? 1290 से लेकर 1320 तक ये खिलजी वंश का टाइम पीरियड है। बहुत अच्छे तरीके से याद किए हैं सभी पॉइंट, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, खिलजी वंश का प्रथम शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और अंतिम शासक खुसरो खां। याद रखिएगा, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त किया था। याद रखना, आपने याद रखना ये सभी चीजें, गुलाम वंश को, और गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की नींव डाली थी। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है खुसरो खां, और खुसरो खां के बाद में जो नींव पड़ी थी वो कौन से वंश की पड़ी थी? तो आपने याद रखना है कौन से वंश की पड़ी थी? तुगलक वंश की। और तुगलक वंश के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर विचार करेंगे। आप इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।